नमस्कार। आज बात होगी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर, क्योंकि इन दोनों नेताओं की सियासी महत्वाकांक्षाएं छलांग मार रही है और ये अपने अपने आधार वाले राज्यों से बाहर निकल रहे हैं और इसका जो सीधा असर है वो पड़ रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि कांग्रेस पार्टी पर। इस सब के बीच से जो इक्वेशन निकलती है वो ये कि 2024 के चुनाव के लिए अगर बीजेपी के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ कोई फ्रंट बनेगा तो वो फ्रंट कैसे बन पाएगा, क्योंकि उस फ्रंट के लिए ये जो विपक्षी दल हैं इनका एक प्लेटफॉर्म पर आना जरूरी है। जो ताज़ा सूरत हाल है उसमें मुमकिन नहीं दिखाई देता। इस पर मैं बात करूंगा। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे वही है, कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हो। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सत्य हिंदी का ऐप भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लीजिए। आप देख रहे हैं कि गोवा और पंजाब के चुनाव को लेकर गोवा में आम आदमी पार्टी और टीएमसी की प्रमुख पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, ये दोनों नेता वहां बहुत सक्रिय हैं, जबकि पंजाब के अंदर अरविंद केजरीवाल की जो सक्रियता है वो पंजाब में भी है। अब आप याद कीजिए कि पश्चिम बंगाल का जब रिजल्ट आया था इस साल मई में, उस वक्त ममता बनर्जी ने जब ममता बनर्जी ने जीत हासिल की थी, बीजेपी को शिकस्त दी थी, तो उसके बाद तमाम विपक्षी नेताओं ने उनको ग्रीटिंग्स दी थी, उनको बधाइयां दी थी। और उसके बाद ममता बनर्जी दिल्ली आई थी। यहां आकर वो सोनिया गांधी से, अरविंद केजरीवाल से, राहुल गांधी से, तमाम विपक्षी नेताओं से मिली थी और उन्होंने कहा था भाई कि बीजेपी के खिलाफ एक फ्रंट बनाना जरूरी है और इस फ्रंट की अगुवाई कोई भी करे उन्हें दिक्कत नहीं है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी की जो प्राथमिकता है वो बदल गई है और ममता बनर्जी के साथ इन दिनों काम कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी उनके साथ काम कर रहे थे चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर। उनकी टीम जो है वो ममता बनर्जी के साथ। ममता बनर्जी के बारे में साफ है कि वो बंगाल के बाहर अपने सियासी विस्तार की कोशिश में है। इसके लिए वो 2023 का त्रिपुरा का चुनाव पूरी ताकत के साथ लड़ना चाहती हैं। इसके अलावा 2022 में जिन राज्यों में चुनाव है वहां गोवा एक छोटा स्टेट है और ममता बनर्जी को लगता है कि अगर वो अपनी सियासी ताकत वहां लगाएंगी, कुछ नेताओं को वहां अपने साथ लाएंगी, तो बंगाल से बाहर भी उनकी एक सियासी पहचान बन सकती है। और 2024 के चुनाव से पहले उनकी कोशिश ये है और अरविंद केजरीवाल की भी कोशिश ये है कि इनके जो दल हैं यानी कि टीएमसी और आम आदमी पार्टी, इनको एक राष्ट्रीय दर्जा मिले। वो दर्जा तब मिलेगा जब आप उन मानकों पर खरा उतरेंगे, उन स्टैंडर्ड पर खरा उतरेंगे जो एक राष्ट्रीय दल के दर्जे के लिए जरूरी है। और वो जो है उसमें आप मोटा मोटा समझिए कि आपका अपने राज्य से बाहर भी आपके लिए वोटों का एक क्राइटेरिया है, सीटों का एक क्राइटेरिया है, वो सब आपको क्राइटेरिया हासिल करना होगा। तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री, इनकी जो सियासी महत्वाकांक्षा है, सियासी ख्वाहिश है, वो कांग्रेस के लिए भारी पड़ रही है। क्योंकि गोवा में कांग्रेस, अगर सरकार, पिछली बार गोवा में कांग्रेस सबसे बड़ा दल थी, लेकिन सरकार वहां बीजेपी ने बना ली। उसके बाद कांग्रेस के कई विधायक बीजेपी ने तोड़ लिए। तो कांग्रेस इस बार वहां कोशिश इसमें थी कि वो अपनी सरकार बीजेपी से आमने सामने की टक्कर लेगी, लेकिन आम आदमी पार्टी और टीएमसी, ये दोनों के दोनों दल वहां पहुंच गए हैं और इस वजह से वहां का चुनाव जो है बहुत ही रोमांचक हो गया। ऐसे ही पंजाब में है जहां पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है और वहां वो अपनी जो गुटबाजी है या जो सिद्धू की बयानबाजी है उससे तो परेशान है ही। आम आदमी पार्टी भी वहां जबरदस्त सियासी विस्तार और सियासी लड़ाई में जुटी हुई है और इस बार कुछ चुनावी सर्वेक्षणों में कहा जा रहा है कि वो सबसे बड़ी पार्टी राज्य के अंदर बन सकती है। तो अगर गोवा में आम आदमी पार्टी और टीएमसी आते हैं तो वहां वो नुकसान कांग्रेस का कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप बीते दिनों में देखेंगे तो ममता बनर्जी ने जिन बड़े नेताओं को, कुछ बड़े नेताओं को तोड़ा है, वो सारे कांग्रेस से गए हुए लोग हैं। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री लुइजियाना फैलारो हो या असम की आपकी पूर्व सांसद और महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे आला ओहदे पर रही सुष्मिता देव हो या उत्तर प्रदेश के अंदर ललितेश पति त्रिपाठी हो, ये सारे कांग्रेस के नेता टीएमसी में गए हैं। और अगर जो मैं बात कह रहा हूं कि जो एक एंटी बीजेपी फ्रंट बनना है,
जिसके लिए ममता बनर्जी दिल्ली आई, अरविंद केजरीवाल से मिली, सोनिया गांधी, राहुल गांधी से मिली, तमाम विपक्षी नेताओं से मिली, और जिस वो एंटी बीजेपी फ्रंट की बात करती रही है, वो एंटी बीजेपी फ्रंट इस सूरत में नहीं बन सकता कि वो कांग्रेस के नेताओं को तोड़े। सियासत में कोई भी नेता आज़ाद है, वो जिस दल को चाहे चुन सकता है, लेकिन ऐसे वक्त में जब कांग्रेस बहुत नाजुक हालत में है, उसके तमाम राज्यों में बड़े नेता पार्टी को छोड़कर जा चुके हैं, कई राज्यों में उसकी सरकारें इस वजह से कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में और कई राज्यों में गिर चुकी हैं, तो ऐसे वक्त में कांग्रेस के नेताओं को अगर तोड़ती है ममता बनर्जी और अपने सियासी विस्तार की कोशिश करती हैं, और दूसरी तरफ वो एक एंटी बीजेपी फ्रंट की भी बात करती है, तो ये दोनों बातें साथ नहीं चल सकती। और लेकिन बीते दिनों में ममता बनर्जी का जो रुख था, जो एंटी बीजेपी फ्रंट वाला रुख था, वो टूटा है, वो कमज़ोर हुआ है, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस पर हमला भी बोला है। और कुछ दिन पहले तो उन्होंने ये भी कहा कि मोदी अगर ताकतवर हो रहे हैं तो इसके पीछे जो वजह है वो कांग्रेस की वजह से वो ताकतवर हो रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पॉलिटिक्स को लेकर, सियासत को लेकर गंभीर नहीं है। इसके अलावा प्रशांत किशोर ने भी राहुल गांधी पर एक तरह से उन्हें नसीहत दी थी कि राहुल गांधी इस बात को नहीं समझते कि जो सियासत है उसमें अभी बीजेपी कई दशकों तक कहीं नहीं जाने वाली। तो प्रशांत किशोर और ममता बनर्जी, इन दोनों की बहुत अच्छी ट्यूनिंग है, और 2023 का, जैसे मैंने कहा कि त्रिपुरा का चुनाव हो, वहां भी प्रशांत किशोर की टीम काम कर रही है ममता बनर्जी के लिए, यानी कि टीएमसी के लिए। तो ऐसे हालात में सबसे ज्यादा मुश्किल हालात बनते हैं कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस की एक तो गिने चुने राज्यों में सरकार है, उसमें भी पंजाब का हाल आप जानते हैं, जो नवजोत सिंह सिद्धू ने लगातार कांग्रेस हाईकमान के सामने मुश्किलें खड़ी की हुई हैं। छत्तीसगढ़ में भी अंदरूनी खींचतान घमासान है। राजस्थान में हालांकि अशोक गहलोत ने दोनों सीटें जीतकर ये दम दिखाया है कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत इनफाइटिंग वहां भी है। और 2022 का जो साल है ये बेहद अहम साल है, और इसमें भी जो शुरुआती राज्यों में चुनाव हैं, 5 राज्यों में जो चुनाव है वो बेहद अहम है, जबकि साल के अंत में जो चुनाव है वो हिमाचल प्रदेश और गुजरात में है। जो ये चुनावी राज्य हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, पंजाब की बात करें, गोवा की बात करें, मणिपुर की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, इन राज्यों में कांग्रेस एक बड़ी चुनौती है। और जो एंटी बीजेपी फ्रंट की जो एक कल्पना है, जैसे इससे पहले भी राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में तमाम तरह के फ्रंट बनते रहे हैं, तो अगर बीजेपी के खिलाफ कोई अगर एक फ्रंट की बात जो ये विपक्षी दल करते हैं, तो उस फ्रंट से कांग्रेस को माइनस करके ऐसा कोई फ्रंट बनना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हालांकि कांग्रेस अभी कमजोर स्थिति में है, लेकिन फिर भी देश में लगभग 200 के लगभग लोकसभा सीटें हैं जहां बीजेपी से वो सीधी टक्कर ले सकती है। तो ऐसे एंटी बीजेपी फ्रंट की अगुवाई या इसकी जो कयादत है वो संभवतः कांग्रेस के हाथ में रहेगी, अगर ऐसा कोई फ्रंट बना तो। लेकिन ये जो विपक्षी नेता हैं ये भी अपना सियासी विस्तार करना चाहते हैं। इनमें अरविंद केजरीवाल भी हैं, इनमें ममता बनर्जी भी है, और इनकी जो ये सियासी ख्वाहिश है, इस सियासी ख्वाहिश में से नुकसान कांग्रेस को इन राज्यों में हो रहा है जहां जाइए अपने सियासी विस्तार की कोशिश में। इस तरीके से ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश का भी चुनाव लड़ना चाहती हैं, थोड़ा बहुत वोट यहां से झटकना चाहती हैं। तो हालिया जो उपचुनाव के नतीजे हैं उससे एक बार कांग्रेस ने इस बात को दिखाया है कि अभी भी वो वापसी कर सकती है, कुछ राज्यों में बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। जैसे हिमाचल प्रदेश का प्रदर्शन उसका अच्छा रहा है, राजस्थान में उसका प्रदर्शन अच्छा रहा है, मध्य प्रदेश में भी उसका प्रदर्शन उम्मीद से बेहतर रहा है। और ऐसे हालात में कांग्रेस की भी ये कोशिश है, क्योंकि कांग्रेस ये चाहती है कि राष्ट्रीय दल का जो उसका दर्जा है, मुख्य विपक्षी दल के रूप में जो उसकी हैसियत है, या वो इतनी पुरानी पार्टी है, और वो किसी भी सूरत में जो क्षेत्रीय दल हैं जिनके साथ उनका गठबंधन हो या ना हो, उनके सामने बहुत ज़्यादा झुकना नहीं चाहती। और यहाँ एक बात और कहना चाहूँगा कि चाहे टीएमसी हो या आम आदमी पार्टी हो, इन दोनों ने जो नुकसान किया है कांग्रेस का, बहुत ज़्यादा नुकसान किया है। दिल्ली में कांग्रेस की सरकार 15 साल तक रही, उसके बाद कांग्रेस यहाँ आज शून्य की स्थिति पर आ गई, तो आम आदमी पार्टी की वजह से, या पश्चिम बंगाल में जहां कांग्रेस एक बड़ी सियासी ताकत थी, वहां अगर कांग्रेस शून्य पर आ गई तो टीएमसी की वजह से या अपने भी सांगठनिक गलतियों की वजह से। तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक बड़ा चैलेंज है। और ये जो हालिया उपचुनाव के नतीजे हैं, इसके बाद कांग्रेस खुद को
इस पोजीशन में देख रही है कि वो 2022 के जो ये 5 राज्यों के चुनाव में इनको पूरी ताकत के साथ लड़े। और अगर वो इनको ताकत के साथ लड़ती है, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, पंजाब में, गोवा में, मणिपुर में अच्छा प्रदर्शन कर पाती है, तो जो साल के अंत में चुनाव है हिमाचल प्रदेश और गुजरात के, वहां भी वो सियासी लीड, एक मनोवैज्ञानिक लीड लेने की कंडीशन में होगी। और 2024 के पहले जो कोई फ्रंट बनेगा तब उसको नजरअंदाज कर पाना, उसकी सियासी ताकत को नजरअंदाज कर पाना बाकी दलों के लिए मुश्किल होगा। लेकिन ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल अगर अपना उत्तर प्रदेश या बाकी जगहों पर, गोवा, पंजाब, इनमें सियासी विस्तार करते हैं तो निश्चित रूप से वहां कांग्रेस की संभावनाओं को कमजोर करते हैं। और ऐसे में इन दलों का, कांग्रेस का इनके साथ आना या इनका कांग्रेस के साथ आना मुश्किल होगा। और ये जो हालात हैं, ये जो सियासी हालात बनेंगे, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए, एनडीए के लिए मुफीद होंगे। क्योंकि अब 2024, जैसे 2022 के 5 राज्यों का रिजल्ट आएगा, उसके बाद 2024 बहुत दूर नहीं है और उसके लिए सियासी तैयारियां, सियासी मैदान सजना शुरू हो जाएगा। सत्यहिंदी.com में आज के लिए बस इतना ही है। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर मेरी आपसे आगे भी बातचीत होती रहेगी। धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।